हाँ तो भाई, हेलो भाई। क्या हाल है? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर नंबर 10 होगा हमारा। और अभी हम फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये है आज हमारा नया टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है टॉपिक, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं तो वो पहले जान लेते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम बात करने वाले हैं कि प्रोडक्शन में यूज होने वाली चीज़ों की, है ना, यानी कि प्रोडक्शन में कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं। थिंग्स दैट हेल्प इन प्रोडक्शन, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने इनको भी क्लासिफाई कर रखा है। तो जो पहला हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा वो होगा हमारा लैंड। तो अब मैं आपको मतलब सिंपल से पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो जो एसेंशियल रिसोर्सेज हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है लैंड, फिर लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। ये जो हमारे इनपुट्स होते हैं ये फंडामेंटल होते हैं, यानी कि ये सबसे बेसिक होते हैं। सबसे बेसिक होते हैं ये। इनको फर्दर किसी और स्मॉलर यूनिट में हम नहीं क्लासिफाई कर सकते। और यही चीज़ें जो हमारी इकोनॉमी है उसको चलाती हैं, और उसका जो क्या आउटपुट रहेगा इकोनॉमी का वो डिसाइड करती हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं। अब बेसिक इन सेंस जैसे कि नंबर्स हैं। नंबर्स किससे बने होते हैं? डिजिट से बने होते हैं। ठीक है। और डिजिट कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही जो हमारा प्रोडक्शन है वो 4 बेसिक चीज़ों से होता है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये क्या है? एक तरीके से डिजिट्स हैं जो कि नंबर को बनाती हैं, जो कि इस केस में क्या है, हमारी इकोनॉमी को। तो पहला डिस्कस करते हैं आज। पहला है हमारा लैंड। तो यहाँ पे इस लैंड का मतलब सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, या फिर सिर्फ प्लेस से नहीं है। यहाँ पे ये वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं जो हमारे हेल्प करते हैं हमें हमारे प्रोडक्शन में। अब वो चाहे प्रोडक्शन हमारा प्राइमरी सेक्टर में हो रहा हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर में हो रहा हो, या चाहे टर्शरी सेक्टर में हो रहा हो। ठीक है। तो रेफर्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन, नॉट जस्ट फिजिकल लैंड। तो यहाँ पे जब लैंड की बात की जाती है तो यहाँ पे सिर्फ फिजिकल लैंड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज की भी बात हो रही है जिनका हम यूज करते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की बात की गई है। तो यानी जो हमें नेचर से मिल रहे हैं। नेचर से क्या मिल रहा है हमें? वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ऑयल, नेचुरल गैस, एग्रीकल्चर, लैंड। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एटसेट्रा में लिख दो उनको। जो भी हमें नेचर से रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो हमारे लैंड में आ जाते हैं। ठीक है। और इन्हीं का तो हम यूज़ करके फर्दर अपनी प्रोडक्शन करते हैं। अब फिर वो चाहे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है वो, और फर्दर हम नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर मैन मेड रिसोर्सेज का प्रोडक्शन कर रहे हो, है ना, या फिर किसी सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हो। ये चीज़ है। तो ये है रिन्यूएबल हो सकता है ये, और नॉन रिन्यूएबल भी हो सकती हैं। यानी रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक्सटिंग्विश नहीं होते, या फिर एक बार अगर वो एक्सटिंग्विश हो गए तो दोबारा हम उनको ईजिली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल होते हैं हमारे वो गुड्स जिनको हम इजीली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसको हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। जैसे कि सनलाइट है। सनलाइट, तो सनलाइट अनलिमिटेड है। ठीक है। तो वो क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार सनलाइट रिन्यूएबल रिसोर्स में कैसे आ सकता है।
तो मैं आपको बता दूं, सनलाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और फर्दर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं अपने बाकी सारे कामों में, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में मशीनरी को अगर हमें रन करना है और बहुत सारी हीट जनरेट होना, ठीक है। और आप इलेक्ट्रिसिटी तो पता ही है बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, जितनी भी हमारी मशीनरीज़ हैं, मॉडर्न मशीनरीज, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी पे ही रन करती हैं। तो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। तो रिन्यूएबल को हम अनलिमिटेड भी बोलते हैं कि अनलिमिटेड होता है। फिर हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की। अब पेट्रोलियम में डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस सब आ जाता है। तो ये जो होते हैं ये हमारे लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब आप बोलो कि यार ये तो नेचुरल रिसोर्स हैं, ये एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा भी तो बन जाएंगे ना। आपकी बात सही है, लेकिन क्या हम एक लाइफ टाइम में इनको रिक्रिएट कर सकते हैं? तो आंसर है नो। देखो, पेट्रोलियम को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो हम एक लाइफ टाइम में, अपनी 100 साल की लाइफ टाइम या 80 साल की लाइफ टाइम में इसको क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो ये रिसोर्सेज होते हैं ये लिमिटेड होते हैं और एक्सटिंग्विश हो जाते हैं इजीली अगर हमने इनको ज़्यादा यूज़ किया तो। आई होप ये समझ में आया होगा कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या अंतर है। रिन्यूएबल का मतलब, इंग्लिश अगर हम लैंग्वेज की बात करें, रिन्यूएबल का मतलब है जिनको रिप्रोड्यूस किया जा सके या रिक्रिएट किया जा सके, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब है जिनको रिक्रिएट या रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सनलाइट तो यार बार बार आ जाती है, डेली देखो भाई, सुबह 7 बजे उठ के तो इतनी तेज धूप होती है कि भाई बाहर जाने का मन भी नहीं करता। तो वही चीज़ है। तो सनलाइट हो गया, हमारे हाइड्रो पावर हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये एक्सटिंग्विश नहीं होते हैं। ठीक है, चलो ये तो हमने पढ़ लिया। अच्छा, इनको हमने इसलिए पढ़ा कि हम समझ पाएँ कि जो लैंड रिसोर्सेज होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। तो लैंड रिसोर्सेज जो हैं हमारे, वो रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, जैसे कि टिम्बर, क्रॉप, पेट्रोलियम, और नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, जैसे कि मिनरल, फॉसिल फ्यूल। मिनरल्स में आप कोई भी मिनरल ले सकते हो, जैसे कि कोई मेटल हो गया, है ना, वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है अर्थ पे। अगर आपने वो सारे यूज़ कर लिया तो यानी वो ख़त्म है, फिर तो आपको उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा, तभी आप कोई यूज़ कर सकते हो उसे। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, द इनकम अर्न्ड फ्रॉम लैंड इज कॉल्ड रेंट। अब देखो, अब वो रिसोर्सेज हम उसका यूज़ करेंगे प्रोडक्शन में, तो उससे जो इनकम जनरेट होगी उसको हम रेंट बोलेंगे। ठीक है, मान के चलो आपके पास कोई लैंड है, अब आपने उस लैंड को क्या किया, रेंट पे दे दिया किसी और को, और वो इंसान प्रोडक्शन कर रहा है उस पे। तो अब वो जब प्रोडक्शन करेगा तो वो आपकी लैंड से कर रहा है, तो वो आपको कुछ ना कुछ तो देगा ना। तो जब वो आपको कुछ ना कुछ इनकम देगा तो वो, उसको हम रेंट बोलेंगे। ठीक है, और ये तो बहुत कॉमन वर्ड भी है। जब भी हम किसी का हाउस रेंट पे लेते हैं या ज़मीन रेंट पे लेते हैं, लिविंग पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए, तो हम उस बंदे को रिटर्न में रेंट देते हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि जब भी हम लैंड रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, तो जिस बंदे को उससे फ़ायदा होगा तो हम उसको, या जिसके हम रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, तो हम उस बंदे को रेंट देंगे। ठीक है, तो जो हम उसको इनकम देंगे वो रेंट बोलेंगे हम उसे। अब इन जनरल जो रेंट वर्ड है, ये सिर्फ लैंड, मतलब फिजिकल लैंड के लिए ही यूज़ किया जाता है, या फिर फिजिकल बिल्डिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, थोड़ा स्पेसिफिक होने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। बट इकोनॉमिक की भाषा में लैंड वो इनकम है जो हमने लैंड रिसोर्सेज से कमाई है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा लेबर। लेबर, तो लेबर जो है वो सारा जो ह्यूमन एफर्ट है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, उसको हम लेबर बोलते हैं।
भाई ये तो आई एम श्योर आपने सुना ही होगा कभी ना कभी ये वाला वर्ड कि वी नीड लेबर्स टू बिल्ड आर बिल्डिंग्स या हाउसेस। ठीक है, तो वहाँ पे जो लेबर का वर्ड यूज़ हुआ है वो एज अ नाउन यूज़ हुआ है और वो उन लोगों को रेफर कर रहा है जो अपनी फिजिकल एफर्ट प्रोवाइड करते हैं किसी भी काम को करने में। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेबर जब इकोनॉमिक टर्म्स में हम जब पढ़ते हैं तो वो सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो मेंटल भी होती है। अब आप सोचोगे कि मेंटल कैसे, तो यार ये अब एग्जांपल लेके चलो यार, कोई साइंटिस्ट है तो उसका काम तो मेंटल ही होता है ना, उसका काम फिजिकल नहीं होता। यानी कि रिसर्च करना, नई नई थ्योरीज डेवलप करना या कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डेवलप करना या डिस्कवर करना या इन्वेंट करना, वो सारा काम मेंटल ही होता है, उसमें मेंटल एप्टीट्यूड ही रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो लेबर है, ये मेंटल ही तो हो गई और हमें इसके लिए पे किया जाता है। अब मान के चलो आप कोई जॉब करोगे, तो जब आप वो जॉब करोगे तो हो सकता है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल काम करना पड़े, जैसे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, या फिर हो सकता है आप उसमें बहुत ज़्यादा मेंटल एफर्ट इन्वॉल्व हो, जैसे कि अकाउंट्सी हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गया, या फिर आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो ये क्या है, ये हमारे मेंटल एफर्ट्स के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें हमारा जो लेबर है वो हमारे दोनों होता है, फिजिकल भी होता है मेंटल भी होता है। तो मैंने एग्जाम्पल से समझा दिए। फिर यहाँ पे वो दोनों तरीके के लोग आते हैं, यानी वो लोग भी आएंगे जो स्किल्ड हैं और वो लोग भी आएंगे जो अनस्किल्ड नहीं है, यानी अनस्किल्ड है। ठीक है, इंक्लूड्स बोथ अनस्किल्ड वर्कर्स एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। अब इसमें डिफरेंस समझते हैं यार, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। तो अनस्किल्ड वर्कर्स वो होते हैं जो कोई भी काम कर सकते हैं, यानी उनके काम को बहुत ज़्यादा स्किल या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उनको हम अनस्किल्ड वर्कर्स बोल देते हैं। जैसे कि मैनुअल लेबर्स हो गए, है ना, या फिर हम हाउस मेकर्स हो गए, तो वो क्या है, वो सारे अनस्किल्ड वर्कर्स में आ जाते हैं। स्किल्ड प्रोफेशनल्स में वो लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग या नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है अपना काम करने के लिए। देखो इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग सिर्फ इंजीनियर्स कर सकते हैं। कोई ऐसी उठ के नहीं आ सकता, सो के उठ के नहीं आ सकता कि हाँ चलो आज मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, नहीं। आपको इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। पहले आपको प्रॉपर एजुकेशन लेनी पड़ेगी स्कूल लेवल पे, फिर आप क्या करोगे, कॉलेज लेवल पे आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, और वो भी इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग स्पेसिफिक। तभी आप इंजीनियर बन पाओगे और तभी आप इस स्किल का यूज़ कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें भी, लेबर में भी, लेबर के कई सारे टाइप होते हैं। अगर लेबर को हम ह्यूमंस के बेसिस पे क्वालिफाई किया जाए, ठीक है, तो उसमें वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर आ जाएगा। और एफर्ट के बेसिस पे क्वालिफाई किया जाए लेबर को, तो उसमें हमारा मेंटल एफर्ट और फिजिकल एफर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे लेबर के सब टाइप्स। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लेबर इज अ कंपेंसेटेड थ्रू वेजेस और सैलरीज। अब देखो, जब हमने लैंड रिसोर्सेज को यूज किया था तो हमें रेंट पे करना पड़ा था, लेकिन जब हम लेबर का यूज लेते हैं तो लेबर के बदले हमें उसको या तो वेज देना पड़ता है या सैलरी देनी पड़ती है। तो वेजेस हम उन्हें देते हैं जो फिजिकल लेबर प्रोवाइड करते हैं, और सैलरी उन्हें जिन्हें जो मेंटल वर्क प्रोवाइड करते हैं या मेंटल एफर्ट प्रोवाइड करते हैं। वेजेस और सैलरी में बहुत खास अंतर है नहीं, बस ये वर्ड थोड़े से अलग है, सिनोनिम्स है एक दूसरे के, तो ऐसा कोई खास डिस्टिंक्शन नहीं है इनमें। ठीक है,
बस यही है कि जो वेज वर्ड है उसको फिजिकल लेबर के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सैलरी को हमारा मेंटल लेबर के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बाकी इन दोनों का मीनिंग सेम ही है। ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जो मनी को रिप्रेजेंट करती हैं। वो मनी जो कंपेंसेट किया जा रहा है किसी बंदे को उसकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आज कोई अनस्किल्ड वर्कर है, वो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, तो उसको पे किया जाता है। एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि 500 रुपीज़ पर डे। तो ये जो चीज़ है ये उसके वेजेस हैं पर डे के हिसाब से। बाकी सैलरी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक एसबीआई क्लर्क की सैलरी, क्योंकि ये बहुत कॉमन, क्लर्क बैंक में ये बहुत कॉमन जॉब है, तो इसमें आप अपना मेंटल लेबर प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी सैलरी भी मंथ वाइज होती है 42K से 46K के बीच में। तो ये इनकी सैलरी हो गई। तो आई होप एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। अब बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी डिपेंड ऑन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ ऑफ द वर्कफोर्स। तो इनकी प्रोडक्टिविटी और इनकी इफिशिएंसी, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना काम कर पा रहे हैं और ये कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं कई सारे फैक्टर्स। जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, आप बहुत सारे मुश्किल काम कर पाएंगे इजीली। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है तो फिर वही बात, आप अच्छे से काम कर पाएंगे और आप ज़्यादा स्किल्ड काम कर पाएंगे। हेल्थ अगर अच्छी है तो भी भाई आपकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी और आप काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बताते हैं कि आपकी जो लेबर है वो कितनी ज़्यादा इफ़िशियंट है या प्रोडक्टिव है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गया है हमारा कैपिटल। तो कैपिटल है मैन मेड रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन सच एस मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग्स एंड टेक्नोलॉजी। अब भाई देखो, जब हमने लैंड पढ़ा था तो हमें उसमें पता चला था कि यार ये तो नेचुरल रिसोर्सेज थे, लेकिन जब हम कैपिटल पढ़ रहे हैं तो कैपिटल का मतलब है मैन मेड रिसोर्सेज। दोनों हैं रिसोर्सेज जिनका प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, पर अंतर इतना है कि जो लैंड था वो नेचुरल रिसोर्सेज में आते, सारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज को इनकम पास कर लेता था, और कैपिटल में सारे मैन मेड रिसोर्सेज को इनकम पास कर लिया गया है। ठीक है, तो कैपिटल में क्या आ रहा है, वो सारे रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन में जिनका यूज होता है, जैसे कि मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई। अब यार ये सारे आपको पता ही है कि ये सारे मैन मेड होते हैं ना, मशीनरी मैन मेड है, टूल्स भी मैन मेड हैं और बिल्डिंग्स भी मैन मेड होती हैं। और आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है, जो सिलिकॉन सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वो भी मैन मेड ही है, ये नेचुरली नहीं पाई जाती है। तो कैपिटल में वो सारे मैन मेड रिसोर्सेज आ जाते हैं जिनका हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं। देखो मशीनरी का प्रोडक्शन में हम कैसे यूज करते हैं, रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करने में, पैकेजिंग में, है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन में। आपने देखा होगा जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो सारी मशीनरीज ही होती हैं जो ये काम कर रही होती हैं ह्यूमन के साथ, ह्यूमन से साथ। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमें प्रोडक्शन में हेल्प तो कर रही है ना। जैसे मान के चलो यार, एक मशीनरी होती है जो प्रोसेस करती है, एक मशीनरी जो होती है वो पैकेज करती है। अब उनके स्पेसिफिक नाम तो मेरे को नहीं पता, बट आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कौन सी मशीनरी जो है वो पैकेज करती है और प्रोसेस करती है। और डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखो यार, हम व्हीकल्स का यूज़ करते हैं,
तो वो भी एक मशीनरी है ना, एक मैन मेड रिसोर्सेज ही है। तो आई होप ये समझ में आया होगा पहला पॉइंट। ठीक है, फिर इनको हमने डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में, फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल तो वो है जो इक्विपमेंट्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, है ना, टेंजिबल आइटम जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और फाइनेंशियल कैपिटल में इन्होंने रख दिया फंड्स को, जिसकी मदद से हम फिजिकल कैपिटल को एक्वायर करते हैं। तो कैपिटल सारे मैन मेड रिसोर्सेज हो गए। एक तो भाई इसको इन्होंने फिजिकल कैपिटल में कर दिया क्लासिफाई, जिसमें सारी मशीनरी, इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने फाइनेंशियल कैपिटल को भी रखा है इसमें, क्योंकि कैपिटल का मतलब ही मनी भी होता है, सिर्फ मनी नहीं होता लेकिन मनी भी होता है। तो फाइनेंशियल कैपिटल में इन्होंने मनी को रख दिया, यानी वो सारी चीज़ें जिससे हम फिजिकल कैपिटल को एक्वायर कर सकें। अब यार आपको कंपनी खोलनी है ना, या फिर आपको स्टार्टअप खोलना है, स्टार्ट करना है, तो आपको उसके लिए यार लैंड चाहिए, फिजिकल लैंड चाहिए, मशीनरी चाहिए, ठीक है, बिल्डिंग चाहिए। तो ये आप कहाँ से लाओगे, ये आप किसकी मदद से लाओगे, ये आप लाओगे फाइनेंशियल कैपिटल की मदद से। अब देखो सुनो मेरी बात, फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता। फाइनेंशियल कैपिटल में मनी भी आ सकता है, स्टॉक्स भी आ सकते हैं, बॉन्ड्स भी आ सकते हैं, ठीक है, इनकम भी हो सकती है किसी की, ये सारी चीज़ें। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फाइनेंशियल कैपिटल के, बट हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो गए। तो फाइनेंशियल कैपिटल ये हो गया। तो कैपिटल को हमने दो हिस्सों में बांटा, फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल। अब देखो यार, मनी और ये स्टॉक्स और बॉन्ड्स और इनकम भी मैन मेड कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसलिए हमने इसको कैपिटल में रखा है। कैपिटल इज नॉट द सेम एज मनी, इट मस्ट बी यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, मनी और कैपिटल के बीच में एक अंतर है, ध्यान से पढ़ लो, मनी वर्सेस कैपिटल। मनी जो है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, कैपिटल को भी स्टोर करके रख सकते हैं, पर जो मनी है उसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल का यूज़ सिर्फ प्रोडक्शन में ही होता है। यानी वो मनी या वो सारी चीज़ें, फाइनेंशियल कैपिटल्स जिनका प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो यानी जो सारा मनी है वो कैपिटल नहीं कहलाएगा, वही मनी कैपिटल कहलाएगा, या वही चीज़ें कैपिटल कहलाएंगी जो हमें फाइनेंशियली हेल्प कर रही हैं फिजिकल कैपिटल को एक्वायर करने में और हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में। अब फिजिकल कैपिटल होगा तभी तो हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो वो भी एक तरीके से मदद ही हो गई ना हमारी। तो ये डिफरेंस है मनी और कैपिटल में, ठीक है। तो कैपिटल इज नॉट द सेम एज मनी एंड मनी इज नॉट द सेम एज कैपिटल, क्योंकि कुछ मनी का यूज़ हम किसी भी चीज़ में नहीं करते हैं और कुछ मनी का यूज़ हम फालतू चीज़ों में भी करते हैं। तो सारा मनी कैपिटल नहीं है और सारी कैपिटल मनी भी नहीं है। इसको हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी एंड कैपिटल को डिस्कस करेंगे। द इनकम जनरेटेड बाय कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो अब कैपिटल से यार कोई क्या कहते हैं, अब कैपिटल से कोई इनकम जनरेट हुई तो हम उसको इंटरेस्ट बोलेंगे। अब देखो उसको समझते हैं एग्जांपल लेके। मान के चलो एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, इसके पास 100 रुपीज है। इसने इसको क्या करा, इसने इसको लोन दे दिया 100 रुपीज का और बोला कि मैं 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा पर ईयर। अब इसने क्या किया, इसने 100 रुपीज लिए और इन्वेस्ट कर दिए और इसको प्रॉफिट हो गया 50 रुपीज का, यानी कि इसकी इनकम बन गई 150 की उस 100 को यूज करके। तो प्रॉफिट आपने देखा कि इसका कितना बना, इसका प्रॉफिट बना है 50 रुपीज का, लेकिन इसको 10% इंटरेस्ट भी देना है। और 10% इंटरेस्ट किस पे देना है, किस अमाउंट पे देना है, ठीक है ना। तो 10% ऑफ 100 कितना हो गया, 10। तो यानी वो इसमें से 10 रुपीज को माइनस करेगा और पहले इसको देगा,
फिर जो उसका फाइनल प्रॉफिट आएगा वो हो जाएगा 40 रुपीज़। ये है उसका फाइनल प्रॉफिट। और ये जो 10 रुपीज़ जो उसने इसको वापस दिए, देखो ये उसके 100 रुपये भी वापस देगा और उसके साथ साथ उसे वो 10 रुपये भी देगा। तो अब इस इंसान के पास ना 110 रुपये हैं। तो जो वो 10 रुपये एक्स्ट्रा इसके पास आए हैं वो इंटरेस्ट कहलाता है। आई बात समझ में? जब हम किसी को कैपिटल देते हैं, कैपिटल से मदद करते हैं, तो हमें उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है। अब आप बोलोगे यार लैंड के बदले में भी तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। यार वो रेंट हो गया, ये है इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट मिलता है हमें कैपिटल के बदले। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे इक्विपमेंट हैं हम उसको भी तो देते हैं ना रेंट पे, और वो तो मैन मेड होते हैं। तो हम कैपिटल जब हम दे रहे हैं, इक्विपमेंट दे रहे हैं, तो उसके वो तो हम उसको रेंट बोल देते हैं, है ना। जैसे कि हमने कोई हमारे पास एक बड़ी सी कोई मशीन है, हमने उसे रेंट पे दे रखा है कंपनी को, और उससे हमें हमें जो इनकम मिलती है वो रेंट कहलाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल भाषा में और थ्योरेटिकल भाषा में अंतर होता है। वो होता इंटरेस्ट ही है, बट जनरल भाषा में हम उसको रेंट बोल देते हैं। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। थ्योरेटिकल भाषा में और जनरल डे टू डे भाषा में थोड़ा सा कोलिजन होता है, ठीक है। लेकिन आपको जब थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको स्ट्रिक्टली थ्योरेटिकल लैंग्वेज पे स्टिक करना है। थ्योरेटिकल लैंग्वेज पे आप स्टिक करेंगे। और थ्योरेटिकल लैंग्वेज में अगर हम किसी इक्विपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट पे देते हैं तो उससे क्या जनरेट होता है, उससे जनरेट होता है इंटरेस्ट, ठीक है। चलो, अच्छा, अब इसका लास्ट और बचा है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, उसको और डिस्कस कर लेते हैं। तो आई है लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि यही चीज बाकी के 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके उनका यूज करवाती है। द ड्राइव टू कंबाइन द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप करता कौन है? एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइज करते हैं रिसोर्सेज को, रिस्क लेते हैं और इनोवेट करते हैं, यानी कि नए नए आइडियाज को डिस्कवर करते हैं। इनोवेट का मतलब है टू डिस्कवर या इन्वेंट न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड मेक बिजनेस डिसीजंस। तो यानी कि बाकी सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला जो इंसान होता है, जो चीज़ होती है, वो एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं। और यही सबसे ज़्यादा क्रिटिकल डिसीजंस को लेते हैं और सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम ह्यूमन वर्ल्ड में रहते हैं, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स ह्यूमंस ही होते हैं। और जो प्रैक्टिस है एंटरप्रेन्योर की, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टेक रिस्क, इनोवेट एंड मेक बिजनेस डिसीजन, इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ठीक है। इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब वो क्यों? देखो यार, जब तक एंटरप्रेन्योर्स अपना एफर्ट पुट नहीं करेंगे तब तक मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होगा। और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि इकोनॉमी में ग्रोथ तभी आती है जब गुड्स एंड सर्विसेज के ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा हो। तो आई होप ये समझ में आया होगा तुम्हें। और दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रही है।
देखो, एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे होती है कि लोग प्रॉफिट कमाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी और बेटर टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मान के चलो, पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पहले टेलीफोन्स चलते थे, तो उन्होंने अट्रैक्ट किया लोगों से, क्योंकि आप कितने भी किलोमीटर दूर हो लोगों से बात कर पाओगे। लेकिन जब एंटरप्रेन्योर्स ने और रिसर्च करी, उन्होंने बेटर प्रोडक्ट्स ले आए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन। तो उन्होंने क्या करा, रिसर्च करा और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करी, जिससे कि मोबाइल फ़ोन आ पाए। तो उन्होंने लोगों को मोबाइल फ़ोन की तरफ अट्रैक्ट किया प्रॉफिट मोटिव से, और उन्होंने प्रॉफिट अर्न भी किया, लोगों को अट्रैक्ट भी किया। तो ये क्या होगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई। क्यों हुई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट? एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से हुई। और एंटरप्रेन्योरशिप क्यों हुई? प्रॉफिट मोटिव के लिए, या फिर सिर्फ जनरल डेवलपमेंट के लिए। तो एंटरप्रेन्योर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए। अगर वो टेक्नोलॉजी में रिसर्च नहीं करेंगे और अच्छी टेक्नोलॉजी और नहीं लेके आएंगे, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होगी और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है, एंटरप्रेन्योर्स अर्न प्रॉफिट एज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन। तो हमने देखा कि यार सारी चीजें कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर रही थी और उनके नाम अलग अलग थे। जैसे कि हमने देखा कि जो लैंड है वो रेंट जनरेट कर रही है, लेबर है वो वेजेस जनरेट करती है, फिर आ गई हमारी कैपिटल जो कि इंटरेस्ट जनरेट कर रही है। अब आ गए हमारे एंटरप्रेन्योर्स। तो ये क्या जनरेट करते हैं? ये जनरेट करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं? तो मान के चलो एंटरप्रेन्योर्स ने 100 रुपीज को इन्वेस्ट किया, और उन्होंने 100 रुपीज को इन्वेस्ट करके एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, और उस प्रोडक्ट को उन्होंने बेचा 200 में। तो जो 100 रुपीज का उन्होंने एक्स्ट्रा फायदा कमाया है, वो उनका प्रॉफिट हो गया ना। फिर फर्दर वो इस 100 रुपीज को इन्वेस्ट कर देंगे और दो प्रोडक्ट बनाएंगे, और फिर से वो दो प्रोडक्ट को 200 में बेचेंगे, और जो उनका प्रॉफिट हो जाएगा वो ऐसे 200 हो जाएगा। और ऐसे ही वो अपना जो प्रॉफिट है वो एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रो करते हैं। अब एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रो मत करने का मतलब है कि जैसे जैसे समय बीतता है उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, बहुत ज्यादा रेट से बढ़ता है। जैसे आपने देखा कि पहले 100 बढ़ रहा था, सीधे डबल हो गया। अब जैसे ही वो ये 200 रुपये एक्स्ट्रा लगाएगा, उसके पास चार प्रोडक्ट हो गए और चारों प्रोडक्ट को वो 200 में बिकेगा। तो अब उसके पास 400 का फायदा हो गया। देख रहे हो ना कैसे डबल हो रहा है? तो इसी को मैं एक्सपोनेंशियल रेट बोलता हूँ। तो हमें पता चल गया कि उन्होंने जो रिस्क टेकिंग ली, इनोवेशन किया, उससे उन्हें प्रॉफिट जनरेट हो गया। ये उनकी इनकम हो गई। चलो, ये भी आपको समझ में आएंगे होगा। नेक्स्ट है हमारे प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी फैक्टर्स। तो लैंड, लेबर और कैपिटल जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं। फिर मटेरियल्स, एनर्जी, इनको हम सेकेंडरी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जरूरत तो इनकी भी पड़ती है ना। तो मैंने आपको लेक्चर जब शुरू हुआ तो मैंने आपको बताया था कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल बेसिक होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके फिर ऊपर भी तो कुछ होता होगा ना। मतलब अगर ये प्राइमरी है तो कुछ सेकेंडरी भी होंगे ना। तो हाँ, सेकेंडरी भी होते हैं। जैसे कि हमारा मटेरियल्स हो गया, एनर्जी हो गई, ये सेकेंडरी हो गया। अब इनको सेकेंडरी क्यों बोला गया? इनको सेकेंडरी इसलिए बोला गया है क्योंकि इनको जनरेट करने के लिए हमने यूज तो इन्हीं का किया है ना, इसलिए इनको हमने सेकेंडरी बोला गया है। देखो, एनर्जी यूज करने के लिए हमने क्या किया? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया, क्योंकि हमारे लैंड के अंदर आता है, तो यानी हमने प्राइमरी रिसोर्सेज का यूज किया। मटेरियल को जनरेट करने के लिए या बनाने के लिए हमने फिर से लैंड, लेबर, कैपिटल का यूज किया, तो इसलिए ये सेकेंडरी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमारी टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है? तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी,
ठीक है, उतने ज़्यादा कम होगा हमारा इनपुट कॉस्ट, या फिर बोल सकते हैं कि इनपुट कॉस्ट को कम नहीं बोलेंगे, हम बोल सकते हैं उतना ही ज़्यादा होगा हमारा प्रॉफिट, क्योंकि हम इजीली चीज़ों को क्या कर पा रहे हैं, जनरेट कर पा रहे हैं। तो जो हमारे फैक्टर्स हैं उनकी इफ़िशियंसी भी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई लैंड है और उसमें आपने कोई मशीन लगा दी है किसी भी चीज़ की, कोई काम करने की, तो जो आपकी जो लैंड है उसकी इफ़िशियंसी बढ़ गई है। पहले मान के चलो लोग काम कर रहे थे उसमें, और वो धीरे धीरे करते थे, लेकिन अब वहाँ पे टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो वो जल्दी जल्दी काम करेगी और ज़्यादा काम कम समय में हो पाएगा, जिससे आपका भी प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो ये दो पॉइंट्स तो डन हो गए। नेक्स्ट है ओनरशिप। तो हमारे कैपिटलिस्ट सिस्टम में मैंने आपको पहले ही बताया था लेक्चर 1 एंड 2 में कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होते हैं उसमें जो ओनरशिप होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, वो इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में इंडिविजुअल या बिजनेसेस हैं वो ओन करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लेकिन वहीं सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो फैक्टर्स हैं उनको स्टेट ओन करता है या कंट्रोल करता है। ठीक है, ये लोग अच्छे से समझ सकते हैं वो लोग जो इन दोनों में से किसी भी सिस्टम में रहते हैं। और देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इन्हीं दो सिस्टम्स में बटाया हुआ है। या तो वहाँ पे टोटल स्टेट का कंट्रोल है, या फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे तो भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लोग कंट्रोल करते हैं, बिजनेसेस कंट्रोल करते हैं, मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। और फिर जहाँ पे डिक्टेटरशिप है या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वहाँ की स्टेट कंट्रोल करती है। जैसे कि सोशलिस्ट सिस्टम का एग्जांपल ले लें हम, तो रशिया सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। और कैपिटलिस्ट का एग्जांपल ले लें तो यूएसए, इंडिया, ये सारे आ जाते हैं। तो ओनरशिप भी डन हो गई। फिर है इंटरडिपेंडेंस। अब देखो सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, यानी कि वो एक के बिना भी काम नहीं चलेगा। ये चारों बेसिक होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसको को थोड़ा साफ कर लेते हैं, जल्दी से एग्जाम्पल से समझते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पे। देखो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। अब मान के चलो आपके पास ये तीनों हैं और ये नहीं है, तो क्या होगा? तो अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप कन्वर्ट किसको करोगे? आपके पास लेबर है, ठीक है, आपके पास कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए मशीनरी में या मैन मेड रिसोर्सेज में, ठीक है, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप भी है। लेकिन अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो भी आपका काम अच्छे से नहीं चल पाएगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से ही तो हम मैन मेड रिसोर्सेज को बनाते हैं। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो मैन मेड रिसोर्सेज भी नहीं बन पाएंगे, तो कैपिटल भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब ये इनको मान लेते हैं। अब लेबर नहीं है हमारे पास, चलो, अब अगर लेबर नहीं है तो भी इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज तो हैं, बट उनको रिसोर्सेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना एक प्रॉपर गुड में या सर्विस में, तो उसको कौन करेगा? तो उसको करने वाला जब कोई होगा ही नहीं तो फिर आपके जो रिसोर्सेज हैं वो फिर धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो है वो अकेला तो कुछ कर नहीं पाएगा, और अगर करने की कोशिश करेगा तो उस वो ना के बराबर ही काम होगा, है ना। सोचो एक फैक्ट्री में सैकड़ों लोग काम करते हैं, अब वहां पे क्या कोई एक इंसान अकेले काम कर सकता है जो सैकड़ों लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकता, अनटिल एंड अनलेस उसके पास वो डिजायर्ड टेक्नोलॉजी हो, ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी,
जो कि हम वो एक्सेप्शन केसेस में मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए भी है लेबर लगी है, मेंटल लेबर लगी है, सालों साल फिजिकल लेबर लगी है, तो इसलिए लेबर का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब चलो लेबर भी ले ली हमने, कैपिटल हटा दिया। देखो अब कैपिटल नहीं है हमारे पास, यानी कि हमारे पास मैन मेड रिसोर्सेज नहीं है। तो इससे क्या होगा, जब हमारे पास मैन मेड रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम बिल्कुल समय में पीछे चले जाएंगे और प्रिमिटिव तरीके से काम करने लग जाएंगे, जो कि फिर से हमारी इफ़िशियंसी डाउन कर देगा, हमारे इनोवेशन को डाउन कर देगा, हर चीज़ को पीछे ले जाएगा और सारी चीज़ें इधर बितर हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपने वीट ग्रो किया एक लैंड पे, लेकिन आपके पास पेस्टिसाइड्स नहीं है जो कि मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, और इंसेक्टिसाइड्स नहीं है, ठीक है, तो आपकी जो फसल है, जो आपकी क्रॉप है, उसकी ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और हो सकता है वो ख़राब भी हो जाए। तो आपको क्या देखने को मिला, आपको हो गया लॉस, लॉस ऑफ रिसोर्सेज, लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ एफर्ट, ठीक है। तो देखा कैसे जो कैपिटल है उसकी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और यही नहीं, अगर मान के चलो किसी फैक्ट्री में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं, तो जो गाड़ियाँ बनती हैं वो भी मशीन्स की ही वजह से बनती हैं। अगर मशीन्स नहीं होंगी तो गाड़ियाँ नहीं बन पाएंगी, और अगर बन भी पाएंगी किसी भी तरीके से तो उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, इतना स्लो कि उनकी मार्केट में प्रेजेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई ही नहीं होगी इतनी। तो कम सप्लाई होगी तो फिर सीधी सी बात है, डिमांड भी एक तरीके से कम फुलफिल हो पाएगी, ये चीज़ होती है। तो अब मान के चलो ये रख लिया, ये रख लिया, ये रख लिया, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। अब एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है तो यार सीधी सी बात है, कौन ही उस सारी इन तीनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके एक बिजनेस खड़ा करेगा या इनोवेशन करेगा। क्योंकि चलो आपके पास लैंड है, आपके पास लेबर है, आपके पास कैपिटल है, लेकिन इन तीनों को कोऑर्डिनेट करना भी तो ज़रूरी है ना, कि कौन सा रिसोर्सेज कहाँ लगेगा, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, क्यों लगेंगे, कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, ये कौन डिसाइड करता है, ये हमारा एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है। और अगर एंटरप्रेन्योर नहीं है हमारे पास तो फिर सीधी सी बात है, चीज़ें जो ऐसी हैं वैसी ही रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि कैसे ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। चलो फिर आज के इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कुछ और तो नहीं है, नहीं है तो मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, उससे भी समझ में नहीं आया तो कई और रिसोर्सेज हैं उनकी मदद लो, है ना। कमेंट सेक्शंस में बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आया, या फिर आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट में डाल दो, मैं उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। चलो।